तो जय हिंद प्यारे दोस्त। मैं एक बार फिर से आज लाया हूँ बिहार पुलिस की एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लाए हैं दोस्तों, जो 2023 की एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही अधिक बनता है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आप लोगों की एग्जाम में बहुत ही अधिक संभावना बनता है पूछने का दोस्तों। तो चलिए यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस की एग्जाम के लिए दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। और लास्ट में दोस्त 4 ठो मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जीके जीएस का, उसके बाद मैथ का 4 ठो क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, याद रखना है दोस्तों। नवीन जलोढ़ मिट्टी का भारत में क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा नाम है दोस्तों दियार मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दियार मिट्टी है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी के 2 आधार पर बांटा गया है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बांटा गया है, खादर एक बांगर होती है दोस्तों। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, याद रखना है। काली मिट्टी को दोस्तों, काली मिट्टी का दूसरा नाम बैगन मिट्टी है, याद रखिए। काली मिट्टी का भी क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है और पौधे की उपज के लिए अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है, याद रखना है भी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इसका क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी का 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे अच्छी खेती मक्का की जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम दोस्तों देवप्रयाग में होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए यहाँ पर असम की राजधानी ईटानगर नहीं होती दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? तो आप लोग बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर। निम्नलिखित तो कौन सा जोड़ा सही है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। यहाँ पे देखिएगा, मिला लीजिएगा, यहाँ पे है देखिए, यहाँ मिला लीजिए कि असम की राजधानी दिसपुर होती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जूम कर लिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसी राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? तो अगरतला। तो निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कि चौथा नंबर के केरल के तट को कहा जाता है। तो केरल तट को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मलाबार का तट, केरल को तट को कहा जाता है, याद रखना है। केरल तट को क्या कहा जाता है? मलाबार का तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, याद रखना। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल के तट को मलाबार तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी केरल तट को मलाबार का तट कहते हैं, याद रखना है। जबकि पश्चिमी केरल तट को मलाबार का तट कहा जाता है, याद रखना। और केरल के तट को मलाबार का तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पांचवा नंबर कि ट्रांजिस्टर के संविरचन के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के संविरचन के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है, याद रखना है। सिलिकॉन धातु का ट्रांजिस्टर संविरचन के लिए वस्तु का प्रयोग होता है सिलिकॉन धातु का, याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांजिस्टर संविरचन के में सिलिकॉन तत्व या अर्धचालक होता है, जिसका उपयोग होता है, याद रखना है। सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन धातु का ही प्रयोग होता है। सोलर प्लेट में सिलिकॉन तत्व का ही जो अर्धचालक के रूप में प्रयोग होता है, याद रखना है। सोलर प्लेट का भी सिलिकॉन तत्व के रूप में अर्धचालक का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन के प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है, याद रखना है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? तो निम्नलिखित में किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के अनुरोध पर अलबरूनी भारत आया था, याद रखना है।
एक अल-बिरूनी दोस्तों एक प्रसिद्ध अरब यात्री था, याद रखना। अल-बिरूनी क्या था? एक प्रसिद्ध अरब यात्री था जो मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था उस समय मोहम्मद गजनवी भारत आया था। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अल-बिरूनी एक प्रसिद्ध अरब यात्री था जो मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय भारत आया था। यह मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि एवं इतिहासकार था, याद रखना है। अल-बिरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि एवं इतिहासकार कौन था? तो अल-बिरूनी था। तथा इसके संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। अल-बिरूनी को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। अल-बिरूनी ने किताब उल ए हिंद नामक किताब किसने लिखा था? अल-बिरूनी ने लिखा था, याद रखना है। उल ए हिंद नामक किताब अल-बिरूनी ने लिखा, पुस्तक की रचना की थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान व्यक्ति भी था, याद रखना। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान व्यक्ति कौन था? तो अल-बिरूनी था। और हनुमान चालीसा को उर्दू लिपिबद्ध में कर पढ़ने वाली प्रथम मुस्लिम व्यक्ति नाजनीन था, यह भी याद रखना है। अल-बिरूनी ने दोस्तों उल ए हिंद नामक किताब की रचना की थी, याद रखना है ये भी। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान व्यक्ति अल-बिरूनी था। पुराणों का रचनाकार लोहमार से उग्र सरावा है, याद रखना है। मोहम्मद गजनवी दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था, याद रखना ये भी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल-बिरूनी एक प्रसिद्ध अरब यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किस शासक को दुनिया का खान कहा गया? तो निम्न में किस शासक को दुनिया का खान कहा गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को निम्न में किस शासक को दुनिया खान कहा गया? तो मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया, याद रखना है। तो दुनिया का खान कहा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है इनको। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1335 तक, याद रखना, 1325 से 1335 ईस्वी तक अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1335 ईस्वी तक अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तथा राजा मुंद्री की एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, याद रखना ये भी कि दुनिया को खान किस राजा मुंद्री के अभिलेख में कहा गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजमुंद्री के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। और भारत का पागल शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही भारत का पागल शासक के भी कहा जाता है, याद रखने भी। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, याद रखना ये भी। हल्दी घाटी के युद्ध में को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था, याद रखना। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, याद रखना, जो 1576 में लड़ा गया था। बदनायु ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुदा का युद्ध कहा। हल्दी घाटी को बदायूं ने, ये भी याद रखना है कि बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? तो गोगुदा कहा था। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा और जूम कर लेते हैं। 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, चोलेश्वर नाथ मंदिर पर निर्माण करवाया था। तो चोलेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयलाय ने करवाए थे दोस्तों। चोलेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयलाय ने करवाए थे। चोलेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण विजयलाय द्वारा करवाया गया। विजयलाय द्वारा चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया गया। विजयालय ने 850 ईस्वी से 870 ईस्वी तक चोल वंश का संस्थापक था, याद रखना है। चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे, जो 850 से 870 ईस्वी तक माने जाते हैं। कुलुतुंग प्रथम चोल वंश के एवं अंतिम महान राजा थे, याद रखना। कुलुतुंग प्रथम थे चोल वंश के अंतिम महान शासक माने गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे कि तमिल में रामायण किसने लिखा? तो रामायण का सबसे पहले रचनाकार किसने किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण के रचनाकार किए थे, याद रखने ये भी। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि तमिल में रामायण को किसने लिखा? कंबन ने दोस्तों तमिल को 12वीं शताब्दी में कंबन ने तमिल भाषा में रामायण को लिखा था। और पुगलेदी ने दोस्तों महाभारत को तमिल भाषा में लिखा था। तो कंबन ने तमिल में रामायण लिखा था तथा पुगलेदी ने तमिल भाषा में महाभारत लिखा था, याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ कि किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी?
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के समय मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी 1526 ईस्वी में, याद रखना है ये भी। कौन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, याद रखना, और द्वितीय लड़ा गया था 1556 में, और तृतीय लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था, याद रखना। प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी के युद्ध लड़ा गया था। और तालीकोटा के युद्ध 1565 में लड़ा गया था, याद रखना है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस सब के बारे में डिटेल से, तो डिटेल से सोल्यूशन इसको बारे में हम लिख दिए हैं दोस्त, कि बताने से यहाँ से बताने से अच्छा कि लिख देना ही अच्छा होगा। तो देखिए कि मुगल अपना पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई, याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, याद रखना है। पानीपत का प्रथम 1526 में बाबर के बीच में हुआ था, ये गलत हो गया, बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, याद रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, याद रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। तालीकोटा के 1565 में हुआ था, याद रखना। इस युद्ध में विजयनगर का पतन हुआ था। किस युद्ध में विजयनगर का पतन हुआ था? तालीकोटा के युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था, इस युद्ध में विजयनगर का पतन भी हो गया था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर सेना के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर सेना के बीच में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्स यहाँ से अग्रसर करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट बाबर का मकबरा लाहौर में स्थित है, याद रखना। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा लाहौर के निकट शाहदार में स्थित है, शाहदार में स्थित, याद रखना। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो निकट शाहदार में स्थित है, लाहौर के निकट शाहदार में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन ऐसे लाहौर ही दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला बादशाह मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। शेरशाह का मकबरा कहीं स्थित था? तो सासाराम में स्थित था। जहांगीर ने क्या कर अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, 5 महल का निर्माण करवाया था। 1572 ईस्वी में विजयनगर को उपलक्ष्य में बनाया था। विजयनगर का पतन किस युद्ध में होता था? तालीकोटा के युद्ध में हुआ था विजयनगर का पतन, याद रखने भी। 15 नंबर क्वेश्चन की अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? तो जब अकबर छोटा था उसके संरक्षक बैरम खां थे, याद रखना। बैरम खां, अकबर जब छोटे थे तो उसके संरक्षक बैरम खां थे। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। बैरम खान को मक्का जाते समय मुबारक खान ने हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। जब बैरम खान मक्का मदीना जा रहे थे उस समय बैरम खान ने इसकी हत्या कर दी थी, याद रखना बैरम खान को। बैरम खान को विधवा सलीम बेगम से, बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीम बेगम से इसकी अकबर की विवाह कर लिया जाता है। अकबर से विवाह कर लेती है इसकी पत्नी सलीम बेगम ने अकबर से, याद रखना ये भी। अकबर के संरक्षक बैरम खां था। जब छोटा था उसकी पत्नी से ही अकबर ने शादी कर लेती है सलीम बेगम से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर से कराया था दोस्तों। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है। चीज से चूना पत्थर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा गुजरात के विजय उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में बनाया था, तो याद रखना था 1572 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि विजयनगर साम्राज्य के भगवान शेष के किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य के भगवान शेष किस नदी पर स्थित है? तो महादरा नदी पर स्थित हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। संगम के 5 पुत्र, याद रखना है, संगम के 5 पुत्र हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, याद रखना है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी।
तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर की राजधानी हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित अपनी राजधानी बनवाई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा जूम कर लिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, चिड़िया मार कौन सा समास है? तो चिड़िया मार यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन का हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, याद रखना है। पिंड छूटना माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है पिंड छूटना, याद रखना। बहुत अलग रहना कोसों दुर्भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग रहना। धाक धाक जमाना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है हाथ मैलना, मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना, याद रखना है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का तुच्छ होना, धाक जमाना तुच्छ होना मुहावरे का हाथ का मैल होना तुच्छ होना हो जाएगा राइट ऑप्शन, और याद रखना है। और पिंड छूटना मुहावरे का अर्थ है माथा ठनकना, बहुत अलग रहना कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन थे, बोले थे दोस्तों कि 4 मैथ का क्वेश्चन करूंगा, तो अब चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन को अग्रसर करते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के दिखते हैं, प्रीवियस का क्वेश्चन जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैथ का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 4500 रुपया का 15% साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिन में दिया 73 दिन दिया, अगर यहाँ पे माह दिया रहता तो हम उसको वर्ष में कन्वर्ट करते। यहाँ पे दिन दिया तो एक वर्ष में कितने दिन होते? तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, याद रखिए। तो 73 दिन को हम 73 बटा हम 65 कर सकते हैं, तो हम इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। 73 बटा 365 करेंगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना है। तो चलिए हम इसको साधारण ब्याज के सूत्र से सोल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? ये देखिए 4500 मूलधन दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है सूत्र मूलधन गुने, तो मूलधन कितना 4500 गुने समय कितना दिया, मूलधन गुने मूलधन गुने साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज यहाँ पर सूत्र होता है, देखिएगा साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने, तो मूलधन 4500 दिया तो यहाँ पर 4500 लिख लेंगे। उसके बाद साधारण ब्याज मूलधन गुने समय कितना दिया है? तो 73 बटा हम इसको 73 बटा हम 365 करेंगे, ये दिन में दिया है तो हम बस वर्ष में आ जाएगा कन्वर्ट। मूलधन गुने समय गुने दर बटा साधारण ब्याज कितना दिया है? दर बटा 100 हो जाएगा, तो बाटे का 100 कर लेंगे यहाँ पे। तो साधारण ब्याज वाला सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। यहाँ पर मूलधन 4500 दिया हुआ है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे, 2 जीरो से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हम इसको काटेंगे जब 5 से काटिएगा 73 को हम 365 को 5 बार में कैंसिल कर देंगे। 5 ये 15 7 5 35, 5 बार में 365 काट जाएगा 73 से। उसके बाद यहाँ पे 35 हो जाएगा 15 काट जाएगा 3 बार में। 45 गुने हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 45 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा 15 के 5 4 3 12 135, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 135 रुपया, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितना ब्याज होगा? 73 दिन का ब्याज 135 रुपया, राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है देखिएगा कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले औसत निकालने का तरीका एक बताता हूँ दोस्तों, 3 तरीका बताऊंगा आप लोगों को जो सबसे बहुत हेल्पफुल होगा आसान तरीका से। तो चलिए यहाँ पे औसत निकालने का एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो इसको जब बोला जाएगा कि औसत निकाल कर दिखाइए, तो औसत निकालने का सबसे पहले पहला तरीका मैं बताता हूँ कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस चेक करिएगा, कितना का अंतर 1 है। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना? 1 है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना? 1 का है। 4 और 5 का डिफरेंस कितना का? 1 है। जब डिफरेंस समान आए, जब डिफरेंस क्या है दोस्तों? समान आए, तो सबसे पहले यहाँ से 1 अंक इन्हें से छाटना है और 1 अंक इन्हें से छाटना है, और उसके बाद 1 अंक इन्हें से छाटना है, 1 अंक इन्हें से छाटना है। जो अंक बीच में बचेगा उसी वही इसका आंसर हो जाएगा, औसत हो जाएगा, एवरेज। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ऐसे निकालना है। और जब डिफरेंस समान नहीं आए तो मैं उसका भी एक क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। कहने का मतलब दोस्त 2 इन्हें से छाटिए और 2 इन्हें से छाटिए, जो बीच में बच जाता है यही इसका औसत हो जाता है। तो एक तरीका और बताता हूँ यहाँ पे, देखिएगा बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक और यहाँ एक तरीका बताता हूँ, लिखते हैं यहाँ पे 6 लिख दिए। अब बोला जाए
यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 लिख दिया जाए। अब बोला जाए कि इसका औसत निकाल कर दिखाए तो औसत कितना होगा। तो जब भी ऐसा डिफरेंस समान आए और औसत निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे देखिएगा एक एन से छाटिए और एक एन से छाटिए, एक एन से छाटिए, एक एन से छाटिए, जो बीच वाला जो अंक बच जाता है वही इसका औसत हो जाता है। लेकिन अब बीच में 2 अंक बच गए, तो 2 अंक बच गए तो दोनों को यहाँ पे सबसे पहले लिखिए, 3 + 4 लिखिए यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद 2 दीजिए। यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.5। औसत इसका पूछा जाता है ऐसे। जितना बीच में अंक बचता है उसको दोनों को जोड़िए, उसके बाद 2 से भाग कीजिए, एवरेज निकल जाता है। या ना तो तीसरा तरीका ये होता है औसत निकालने का, फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या जोड़ा जाए, बटा में 2 से भागा दिया जाए। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज निकालने का सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या। तो फर्स्ट कितना 1 है, उसके बाद लास्ट का संख्या कितना है 50 है, उसके बाद 2 से हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट का संख्या बटा 2 होता है इसका फार्मूला एवरेज निकालने का सूत्र। तो 51 हो जाएगा, 51 बटा हो जाएगा 2, तो कितना निकालेगा 25 दूनी 50, 25.5 आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 25 25.5 चौथा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना हो 25.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 30 सम संख्या लिखने के लिए बोला है, तो प्रथम सम संख्या कौन होगा। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ प्रथम 30 सम संख्या लिखेंगे। तो एवरेज निकालने का सूत्र लास्ट शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या बटा 2 होता है। एवरेज निकालने का सूत्र तो यहाँ प्रथम 30 सम संख्या, तो प्रथम सम संख्या कौन होगा 2 होगा, उसके बाद कितना होगा 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। तो हम 30 को हम दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 को दुगुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का संख्या शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या बटा 2 हम बोले तो कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62 बटा 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 दूनी 62, तो 1 से 30 प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना 31, राइट ऑप्शन हो जाएगा 31। तो हम बोलेंगे कि 30 को हम किस प्रकार 60 लिख दिए। तो आप 2 से स्टार्ट करिएगा सम संख्या लिखने के लिए, तो 60 तक सम संख्या 30 को होगा। तो हम इसी तरह से 30 को दुगुना कर दिए तो 60 को सम संख्या, तो सूत्र होता है 60 को 30 को सम संख्या लिखा गया दुगुना कर दिए तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या। तो यहाँ पे लास्ट का संख्या 60 हो गया और शुरू का संख्या 2 हो गया, बाटा में हम 2 से डिवाइड किए 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 से सम संख्या का औसत 31 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 46। तो यहाँ पे एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है 5 संख्याओं का लास्ट का शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या, लेकिन उस तरीके से नहीं बनेगा। तो 5 संख्याओं का औसत कितना 46 है, तो 5 लिख देंगे, उसके में गुना के चिन्ह लगा देंगे 46 कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 30 के 0, 4 5 20 23 230 आ जाएगा। उसके बाद बोला कि उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 4 बोला तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद औसत कितना दिया 45 लिया, उसके बाद हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के 20 के 0, 4 4 16 180 आ जाएगा। तो पांचवी संख्या यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो पांचवी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले 230 माइनस 180 कीजिएगा तो घट के कितना आएगा, तो 0 के 0 8 5 13, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50। पांचवा संख्या कितना होगा 50 राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 50। जब भी ऐसा क्वेश्चन लोगेगा तो इसी तरह से सोल्व होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है 6/5 में कितने 1/10 है। तो 6/5 में कितने 1/10 होंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 6/5 लिखना है, उसके बाद में बोला है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। सबसे पहले इस तरीका से इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। 6/5 में कितने 1/10 है, तो इस प्रकार लिखिए 1/10 को हम पलट के लिखेंगे 10/1। 1/10 यहाँ पर लिखा है तो इसको हम पलट देंगे तो 10/1 हो जाएगा। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और गुना कर देंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6/5 में 1/10 12 वो होंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।